Good morning, afternoon, or evening, everyone watching this video. In this video, I will be covering the entire female reproductive system. As we have already completed the entire male reproductive system, those who have not watched that video, please type on the YouTube the male reproductive system, human reproduction class 12 by Priyanshi Grover, and you'll get that video. In this video, we shall discuss about the female reproductive system. All the topics that are included in the female reproductive system will be discussed thoroughly in this video itself. Okay, so let's get started. First of all, female reproductive system क्या-क्या include करता है, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिर होता क्या क्या है? सबसे पहली चीज आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो कि वो ऑर्गन होता है जो कि गैमीट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाज टेस्टिस बिकॉज टेस्टिस वर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमीट्स व्हिच वर स्पर्म्स, राइट? एंड फीमेल्स के केस में क्या है? फीमेल्स के केस में द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज are the ovaries, okay, the pair of ovaries, because these ovaries are the ones responsible for the production of the female gamete, also known as the ovum, right? Okay, so right now we are considering the female gamete as ovum because it is ovum indeed, but inside the ovary the formation of ovum does not take place. The formation of secondary oocyte takes place inside the ovaries. Okay, it might sound a little bit confusing right now, but just stay with me, okay? I will tell you everything. देखो, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इंक्लूड करता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है और मैमरी ग्लैंड को इंक्लूड करता है। ये चार चीजें आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहली चीज जो है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है फीमेल में? दीज आर नथिंग बट द पेयर ऑफ ओवरीज। कौन सा है? पेयर ऑफ ओवरीज। अब इन पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि ओवरीज के बारे में अभी हम एक थोड़ा सा ग्लिम्स अभी मैं दे दूंगी कि ओवरीज होती क्या है, फिर हम ओवरीज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है वो सब हम गेमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी देख लो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या इंक्लूड करता है? पेयर ऑफ ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या इंक्लूड करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या इंक्लूड करता है? वो सारी चीजें जो कि सेकेंडरी है, जो कि बेसिकली फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, बट बाकी सारे जो सेकेंडरी प्रोसेसेस होते हैं ना उसके लिए काफी हेल्पफुल है। वो सभी प्रोसेसेस के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या इंक्लूड करते हैं? फेलोपियन ट्यूब इंक्लूड करते हैं, यूटेरस इंक्लूड करते हैं, सर्विक्स इंक्लूड, वजाइना भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद है थर्ड चीज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और चौथी चीज है मैमरी ग्लैंड। क्या है चौथी चीज? मैमरी ग्लैंड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैमरी ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जो कि इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरीज। क्या इंक्लूड करता है? पेयर ऑफ ओवरीज। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो कि पेयर ऑफ ओवरीज इंक्लूड करते हैं। ओवरीज क्या होती है? ओवरीज बेसिकली सबसे पहले तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोकेशन अपर पेल्विक कैविटी, ठीक है? अगर ये हमारा पेल्विक रीजन है उसके एकदम अपर पेल्विक कैविटी में हमारे ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे एकदम ऊपरी भाग में ओवरीज प्रेजेंट होंगी, अपर पेल्विक कैविटी में ओवरीज प्रेजेंट। ओवरीज का शेप कैसा होता है? देखो जिस तरह से यहाँ पे मैंने ओवरीज ब्लू कलर से ड्रॉ भी किया है, ओवरीज का बेसिकली शेप आलमंड की तरह होता है, एक आलमंड की तरह दिखती है ओवरीज, कुछ इस तरह से ओवरीज का शेप होता है, ठीक है? और ये जो ओवरीज होती हैं ये अपर पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होती हैं, आलमंड की तरह दिखती हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से इनका शेप होता है, आलमंड शेप होता है। और ये जो ओवरीज है बेसिकली ये हमारा यूटेरस है, और यूटेरस के साथ ये ओवरीज एक ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होती है, ठीक है? मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम सब लोगों को ये पता है कि यूटेरस क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। देखो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका एक डायग्राम है, बना देती हूँ।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस टाइप का यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अभी थोड़े आगे स्लाइड्स आएंगे ना तब मैं दिखा दूंगी डायग्राम। देखो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, दीज आर नथिंग बट ओवरीज। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा, दिस इज नथिंग बट यूटरस। व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट यूटरस। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट ओवरी। अब ये जो ओवरी है और ये यूटरस, ये ओवरी है ग्रीन वाला, और ये यूटरस है। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे से एक लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस लिगामेंट को हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरीज आर अटैच टू द यूटरस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है एक ओवरी, एक यूटरस, और उसको ओवेरियन लिगामेंट से अटैच किया हुआ है। अब ये जो ओवरीज होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है फीमेल गेमीट को रिलीज करना, ठीक है। इनका वो मेन फंक्शन है, महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या? फीमेल गेमीट को रिलीज करना। तो ये फीमेल गेमीट रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवम। अभी के लिए तुम ओवम ही याद कर लो कि जो ओवम है उसका फॉर्मेशन ओवरीज के अंदर होता है, बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ओवरीज के अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब हम गेमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब ये ओवम से बाहर, ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब ये ओवरी के बाहर निकल जाता है और फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और फिर जब स्पर्म उसे फर्टिलाइज करने ही वाला होता है, स्पर्म उसे छू लेता है, सेकेंडरी oocyte को स्पर्म छू लेता है, उसी समय ये सेकेंडरी oocyte एक ओवम में बदल जाता है, ठीक है। तो ओवम का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर नहीं हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। लेकिन तुम बचपन से ये चीज पढ़ते आए हो कि ओवम जो है वो ओवरी के अंदर बनता है, तो अभी के लिए तुम यही ध्यान रख लो कि ठीक है, ओवरीज जो होते हैं वो फीमेल गेमीट बनाता है। फीमेल गेमीट एक्चुअली वो ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte बनाता है, ठीक है। तो तुम बस इतना याद कर लो कि ओवरीज जो होती है उसके अंदर क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte बनता है। और क्या रिलीज करता है? फीमेल गेमीट रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है। ओवम वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे कन्वर्ट होता है वो ओवम में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, अभी तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि ये क्या बता रही है। अभी कोई बात, अभी नहीं समझ आया, अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, जितना मैंने ये ओवेरियन लिगामेंट तक समझाया उतना समझ आ गया, बस अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ओवरीज होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? फीमेल गैमीट को रिलीज करना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा फंक्शन क्या है ओवरीज का? दूसरा फंक्शन है फीमेल हॉर्मोन्स रिलीज करना। कौन से हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल हॉर्मोन्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ये ओवरीज रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो ओवरीज है इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मानो ये एक ओवरी है, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर ये एक ओवरी है, ठीक है। ये मैंने लाइट ग्रीन कलर से ओवरी बनाई है। ये जो ओवरी है ये एनक्लोज्ड होती है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं? तुमने 11th क्लास में वो एनिमल टिश्यू वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताया होगा। ये क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। क्यूब के फॉर्म में, तो क्यूब के शेप में होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स। क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और ऑल्सो नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के शेप में होते हैं ये सेल्स। इस तरह से ये जो सेल्स हैं ये पूरे के पूरे ओवरी को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से पूरे के पूरे ओवरी को ये जो सेल्स हैं कवर करेंगे। अभी मैं पूरा नहीं कवर कर रही हूँ, मेरा दिन चला जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा दिन इसी यही करने में। तो फिर ये जो जितने भी सेल्स होते हैं क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स पूरे ओवरी को इस तरह से कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, देखो यहाँ पर यह ओवरी, इसके ऊपर है क्यूबिकल एपिथेलियल सेल की लेयर, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ओवरी है ये इसके ऊपर क्यूबिकल एपिथेलियल सेल की लेयर है। ये अगर हम क्यूबिकल एपिथेलियल सेल के नीचे जाएं और ओवरी के ऊपर, यानी कि ये ओवरी का सरफेस है और ये क्यूबिकल एपिथेलियल सेल के लेयर है, ठीक है। पूरी एक लेयर बनी हुई है क्यूबिकल एपिथेलियल सेल की, और ये ओवरी का सरफेस है, मेरा हाथ, ठीक है। इन क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स के नीचे एक और लेयर होती है, ठीक है।
ओवरी के ऊपर ही होती है वो लेयर, बट वो क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स के नीचे होती है, ठीक है। यानी क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स के नीचे, ओवरी के ऊपर, यानी यहाँ पर एक और लेयर है। ये जो मेरा ये है ओवरी, ये दूसरी लेयर, और इस लेयर के ऊपर क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स। तो ये वाली जो लेयर है, ये किस चीज की लेयर होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर होती है। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी की हुई। यहाँ पर है हमारा ओवरी, उसके ऊपर है क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर, ये स्क्वायर स्क्वायर जो मैंने बनाए हैं। उसके नीचे, क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स के नीचे मैंने एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर बनाई, यहाँ पे लिखा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर आता है ओवरी, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ये डायग्राम अच्छे से देख लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इनफैक्ट कर लिया ड्रॉ। अभी हम इस डायग्राम को वापस डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, ये है मेरा ओवरी, ठीक है। इस ओवरी, ये जो ओवरी है ये कवर्ड है क्यूबिकल एपिथेलियल सेल से, ठीक है। इतना ही कर देती हूँ, चलो पूरा कर दो, क्या जा रहा है। ये जो ओवरी है ये कवर्ड है क्यूबिकल एपिथेलियल सेल से। तो ब्लू कलर से मैंने क्यूबिकल एपिथेलियल का लेयर बनाया है, येलो कलर का ओवरी। इस क्यूबिकल एपिथेलियल सेल के लेयर के नीचे, यानी कि ये जो क्यूबिकल एपिथेलियल सेल है इसके नीचे यहाँ पर एक लेयर है, जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ ना, यहाँ पर एक लेयर है। ओवरी के ऊपर एक लेयर है, क्यूबिकल एपिथेलियल सेल के नीचे, ओवरी के ऊपर कौन सी लेयर है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर है। किसकी लेयर है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहाँ पर लिखा भी है। Beneath the layer of cubical epithelial cells, there's a layer of tunica albuginea. ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे क्या है, तुम बोलोगे ओवरी है, ठीक है। सही बोला है, एकदम एकदम सही बोला, ओवरी है। बट हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ओवरी, हम बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा है। क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर कौन से कलर से बताऊं? पर्पल से बताती हूँ। देखो इसके अंदर ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या है ये? ओवेरियन स्ट्रोमा का लेयर स्ट्रक्चर है। ओवेरियन स्ट्रोमा का एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। चलो ओवेरियन स्ट्रोमा को दो भागों में डिस्क्राइब करके बताते हैं। ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया ओवेरियन स्ट्रोमा, बेसिकली इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड होता है, डेंस होता है, ठीक है, बहुत डेंस है, हार्ड पार्ट है। बाहर का पार्ट जो है वो हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये है बाहर का पार्ट, हार्ड वाला, ठीक है। ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? ओवेरियन स्ट्रोमा ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये पर्पल वाला पोर्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये इसका आउटर पार्ट है जो कि हार्ड पार्ट है। इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। और इस हार्ड पार्ट के अंदर, इनसाइड दिस हार्ड पार्ट, इनर पार्ट जो होता है वो होता है सॉफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। लेस डेंस वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा कम डेंस होता है, इसके अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, जो कि थोड़ा लेस डेंस होता है और थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। यहाँ पर मैंने लिखा है मेड्यूला के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेड्यूला के बारे में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ इतना ही डिस्कशन अभी के लिए जरूरी है ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ओवरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमें ये पूरा चीज समझना है ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम, मतलब कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो तो हमें पढ़ना है। तो वो हम जब गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगी। अभी के लिए इतना ओवरी काफी है। तो ओवरी मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, ओवरी का शेप, ओवरी का लोकेशन, ओवरी यूटरस से कैसे कनेक्टेड है, ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड है, ओवरी का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ओवरी का स्ट्रक्चर ये भी बताया ना कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है वो जो ऊपर से वो क्यूबिकल एपिथेलियल के सेल का लेयर होता है, उसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया का लेयर होता है, उसके नीचे ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और क्या बताया मैंने? और मैंने बताया कि जो ओवम है ये फीमेल गेमीट रिलीज करता है और फीमेल हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कौन से हॉर्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा,
ये जो मैंने ट्यूनिका अल्बुजिनिया लेयर के बारे में बताया, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें टेस्टिस में इस लेयर के बारे में बता चुकी हूँ, राइट। टेस्टिस की जो मिडिल लेयर होती है वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया की लेयर होती है। कौन सी लेयर थी ट्यूनिका अल्बुजिनिया की लेयर? फाइबरस लेयर थी। क्यों? क्योंकि ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, ठीक है। चलो, अब हमने यहाँ पर ओवरी खत्म कर दिया। अब हम शुरू करते हैं क्या? फेलोपियन ट्यूब। अब हम फेलोपियन ट्यूब शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, ओवरी खत्म, फेलोपियन ट्यूब। जो मैंने वो डायग्राम बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तुमने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पहले कभी छोटी क्लासेस में भी। तो उसमें जो ये इतनी लंबी सी जो ऐसी जाती है पूरी ट्यूब, उसको बोलते हैं हम फेलोपियन ट्यूब। ऐसी होती है फेलोपियन ट्यूब। यार एक तो यहाँ ड्रॉ नहीं करा जाता से। ऐसे बनती है कुछ फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर ये जो है ओवरीज है, यहाँ पर यूटेरस स्टार्ट हो जाता है। और God, ये सोचो कि ये नीचे नहीं गया है, ठीक है। गुड। यहाँ पर यूटेरस है, ठीक है। यूटेरस के बारे में हम बाद में डिस्कस करें। तो यहाँ पर है ओवरीज हमारे, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी मैंने ट्यूब ड्रॉ करी है, ये किस चीज की ट्यूब है? फेलोपियन ट्यूब है ये, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब है। अच्छा, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसका एक और नाम है, और वो नाम है ओविडक्ट, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो फेलोपियन ट्यूब है जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट है, इस फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, ठीक है। वो 3 पार्ट्स कौन से? देखो भाई, ये जो मैंने ड्रॉ की है इतनी अजीब सी फेलोपियन ट्यूब, उसी में 3 पार्ट्स में तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहला तो पार्ट ये वाला है जो कि ओवरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, जो कि ओवरी से कनेक्टेड है, ये सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इतना पार्ट, ठीक है। इतना जो पार्ट है ना, जो मैंने ये येलो लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली है, तो इतना वाला जो पार्ट है ये इनफंडिबुलम है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं इनफंडिबुलम के बारे में, पूरा सारे पार्ट्स देख लो पहले। इतना जो पार्ट है कौन सा है? इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम के बाद इतना जो पार्ट है, इतना लंबा, सबसे लंबा जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। इतना पार्ट, यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। तीसरा जो पार्ट है एम्प्यूला के बाद, जो कि यहाँ पर है, एम्प्यूला के बाद ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इतना वाला जो पोर्शन है, देखो कितना छोटा सा पोर्शन, इस इतने पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मैंने पार्ट बताया वो था इनफंडिबुलम, ठीक है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम। ये वाला पार्ट, जो ये वाला पोर्शन, तो मैं देख के ही लग रहा है कि ये जो इनफंडिबुलम है, इसके एंड में कुछ मैंने ये क्या ड्रॉ किया है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे तुम्हें, है ना, इनफंडिबुलम के एकदम एंड में। तो ये क्या ड्रॉ किया मैंने? इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। अब बेसिकली होता क्या है, देखो, अगर ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, मानो कि ये एक फेलोपियन ट्यूब है। ये फेलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पोर्शन है जो कि है इनफंडिबुलम, ठीक है। अब ये जो इनफंडिबुलम है उसके लास्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फिम्ब्री, कुछ इस तरह से लगे हैं फिम्ब्री, इस तरह से, देखो इस तरह से लगे हुए हैं। और यहाँ पर है हमारा ओवम, ठीक है, सॉरी ओवरी, यहाँ पर है ओवरी। अब ये जो फिम्ब्री है ये ओवरी को इस तरह से पकड़े हुए है, ठीक है। ये हमारा, ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है, ये है ओवरी। ये ऐसे ओवरी को पकड़े हुए हैं, जो हमारी ये फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी को इस तरह से पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है, एग्जैक्टली पकड़े नहीं हुआ है, बट ऐसा लगता है कि इन्होंने ओवरी को पकड़ा हुआ है बेसिकली, बट इन्होंने ओवरी को नहीं पकड़ा है। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि ये जो फिम्बरी है इन्होंने ओवरी को पकड़ रखा। क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी का काम क्या है? फीमेल गेमिट रिलीज करना। ये जो ओवरी है, जब ये फीमेल गेमिट को रिलीज कर देता है, ये फीमेल गेमिट इन फिम्बरिये के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नथिंग बट फिम्बरी। ये जो फीमेल गेमिट है ये रिलीज होता है, ये ओवरी, ओवरी ने रिलीज किया फीमेल गेमिट, ये फीमेल गेमेट रिलीज हुआ और इन फिम्बरिये के हाथ में गिर गया,
इन फिम्ब्रिए के पास गिर गया, फिम्ब्रिए ने वो कलेक्ट कर लिया और अपने अंदर ले गया, यहाँ इनफंडिबुलम फिर एम्प्यूला ले गया। ठीक है, तो बेसिकली यही काम है फिम्ब्रिए का। क्या काम है, समझ आया मैंने क्या बोला, समझ आया? बेसिकली मैंने क्या बोला, ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, देखो ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पोर्शन इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम दिखने में कैसा है, बिल्कुल एक वो देखा है तुमने, फनल 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 जैसा, ऐसा सा है ना, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो सबसे एंड वाला पोर्शन है उसमें दिख रहा है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। इन फिम्ब्रिए का क्या काम है, ये जो फिम्ब्रिए एकदम ओवरी के साइड में लगे हुए हैं, यानी कि कुछ ओवरी से ही रिलेटेड इनका फंक्शन है। यानी बेसिकली जो ओवरी है ये ओवम को रिलीज करते हैं, ठीक है, फीमेल गेमीट को रिलीज करते हैं, और ये जो हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इस ओवम या इस ओवम या फिर फीमेल गेमीट को अपने अंदर कैच कर लेते हैं। ठीक है, कलेक्ट कर लेते हैं, कैच तो ज्यादा फ्रैंक वर्ड हो गया, कलेक्ट कर लेते हैं फीमेल गेमीट को। ठीक है, ओवम नहीं बोलूंगी मैं, सेकेंडरी oocyte। अगर तुम एग्जाम में भी लिखोगे ना तो तुम सेकेंडरी oocyte लिखना। अभी जब मैं समझा रही हूँ तो मैं ओवम इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओ, क्योंकि तुमने पुरानी क्लासेस में ओवम सीखा है ना, सेकेंडरी oocyte तुम्हारे लिए एक नया वर्ड हो जाएगा कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फिम्ब्रिए है ये फीमेल गेमीट को कैच कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि इनफंडिबुलम इट इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब नियरेस्ट टू द ओवरीज, ओवरी के सबसे नियरेस्ट पार्ट है ये। और ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर्स होता है, इसका जो एंड वाला पोर्शन होता है वहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फिम्ब्रिए बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने फिम्ब्रिए, जो कि ओवम को कलेक्ट करता है ओवरीज से आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, ये जो ओवरीज है इसके अंदर ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम का फॉर्मेशन या सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सेकेंडरी oocyte कौन कलेक्ट कर लेता है, ये फिम्ब्रिए कलेक्ट कर लेता है और अपने अंदर ले जाता है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है, वो जो ओवम है वो आगे आगे चला जाता है। ठीक है, तो हमने पहला पोर्शन डिस्कस कर लिया, कौन सा था पहला पोर्शन, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद जो ये दूसरा पोर्शन आता है, इतना वाला जो पोर्शन आता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनफंडिबुलम कैसा दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, ड्रॉ कर। ठीक है, इनफंडिबुलम कुछ ऐसा दिखता। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आ गए, एम्प्यूला, जो कि है ऐसा दिखता है एम्प्यूला। ठीक है, ये मिडिल पोर्शन है, और एम्प्यूला वाला जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इतनी लंबी फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर, उसका सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो एम्प्यूला कवर करता है। ठीक है, वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इसका क्या काम है, इनफंडिबुलम और जो तीसरा पार्ट था इस्थमस, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, और तो बेसिकली यहाँ पर इनफंडिबुलम है, यहाँ पर आ गया हमारा एम्प्यूला, और यहाँ पे है इस्थमस। ठीक है, तो ये जो एम्प्यूला है इसका काम क्या है, इसका काम है इनफंडिबुलम और इस्थमस को कनेक्ट करना। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट भी है एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट है। अब आता है हमारा तीसरा पोर्शन जो कि है इस्थमस। ठीक है, बेसिकली एम्प्यूला के बाद जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन आता है वो है इस्थमस। ये जो इस्थमस है ये बेसिकली ओपन अप होता है यूटरस में, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा था, जो मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में भी दिख रहा था कि ये जो इस्थमस है ये यूटरस में ओपन हो रहा था, है ना। इतना जो पोर्शन है ना, इतना, ये है इस्थमस। ठीक है, तो इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। तो इस्थमस जो है वो किस में ओपन होता है, यूट्रस में ओपन होता है। तो यानी कि इस्थमस से गुजरने के बाद हम डायरेक्टली यूट्रस में लैंड कर जाएंगे। ठीक है, हम नहीं, सेकेंडरी ओवम ओवम, तब तो सेकेंडरी oocyte थोड़ी रहेगा जब वो लैंड कर रहा होगा यूट्रस के अंदर, तब वो सेकेंडरी oocyte थोड़ी ना रहा होगा, तब वो क्या हो गया होगा, तब तो फर्टिलाइज हो चुका होगा। ठीक है, तब वो जाइगोट के फॉर्म में, या फिर और जब वो और डिवाइड हो रहा होगा मॉर्यूला ब्लास्टिला के फॉर्म में वो लैंड हो रहा होगा। चलो अभी मेरी बातें अगर जिब्रिश लग रही है तो अभी मत सुनो, अभी बस इतना देखो कि इस्थमस क्या है। इस्थमस है लास्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस्थमस से होकर
इस्थमस से जैसे ही हम गुजरेंगे हम कहाँ लैंड कर जाएंगे, यूटरस में लैंड कर जाएंगे। तो इस्थमस जो है इट ओपन्स इनटू यूटरस, और ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है पूरे फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब का सबसे ज्यादा नैरोएस्ट पार्ट है, ठीक है, दिख भी रहा होगा, सबसे ज्यादा नैरोएस्ट पार्ट ही लग रहा है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट पार्ट है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, ठीक है। इनफंडिबुलम फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, और फिर हमारा एम्प्यूला सेकेंड पार्ट था, और इस्थमस जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है या लास्ट पार्ट है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा नैरोएस्ट पार्ट भी है। और ये क्या करता है, ओविडक्ट को यूटरस से कनेक्ट करता है, यानी फेलोपियन ट्यूब को यूटरस से कनेक्ट कर देता है, यानी कि यूटरस के अंदर ओपन अप होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फेलोपियन ट्यूब खत्म होता है। फेलोपियन ट्यूब का अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी, उससे पहले देख लो कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली। देखो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, वो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के जो फिम्बरिए है वो कलेक्ट क्या करते हैं, फीमेल गेमीट, ठीक है, सेकेंडरी oocyte कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया, कलेक्शन ऑफ फीमेल गेमीट। दूसरा फंक्शन क्या है, वो फीमेल गेमीट को ओवरी से यूटरस तक ले जाने का सॉरी दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है कि वो फीमेल गेमीट को ओवरी से यूटरस तक ले जाने का काम करते हैं, एक टैक्सी की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनके अंदर फीमेल गेमीट ट्रैवल करते हैं। अब सीधा सीधा ट्रैवल नहीं करता, उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट सबको पता होगा होता क्या है, हमारे ईसोफेगस में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ठीक है। बेसिकली पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है फेलोपियन ट्यूब का, इन ऑर्डर टू मूव दैट फीमेल गैमीट फॉरवर्ड इन द ट्रैक्ट, ठीक है। उसको आगे बढ़ाने के लिए, फीमेल गैमीट को आगे बढ़ाने के लिए रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, उसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फेलोपियन ट्यूब रिसीव्स द ओवम फ्रॉम द ओवरीज एंड इट टेक्स द ओवम टू द यूटरस, ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, ये मैंने बता दिया। अच्छा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गेमीट का मिलन, मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन कहाँ पर होता है, कौन सा वो साइट है, ये तो हमें पता है कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, बट कहाँ पर। फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में होता है, यानी कि यहाँ पर एम्प्यूला है, एम्प्यूला के जस्ट यहाँ पर इस्थमस है, उनका ये जो जंक्शन है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस वाले जो पोर्शन है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, इस जगह पर, इस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन केवल तभी होगा जब मेल और फीमेल गेमीट्स स्पॉन्टेनियसली अपने फर्टिलाइजेशन वाले साइट पर पहुंचेंगे, दैट इज एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर पहुंचेंगे। So we have completed our discussion about the ovaries, the fallopian tube. अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि है यूटरस, ठीक है। यूटरस हमारा अगला टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूटरस, सबसे पहले तो हमें यूटरस के बारे में क्या जानना है यार, यूटरस का शेप, ठीक है। जब हमने ओवरीज में पढ़ा था, सबसे पहले हमने उसके शेप के बारे में डिस्कस किया था। कौन सा शेप था ओवरीज का, आलमंड शेप था। यूटरस का कौन सा शेप होता है यार, देखो यूटरस एक इन्वर्टेड पियर की तरह दिखता है, ठीक है। यूटरस ना कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ से हमारे फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो लाइक यूटरस जो है वो थोड़ा सा ऐसा सा ही दिख रहा है ना, इन्वर्टेड पियर। लाइक अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगी तो फिर एक पियर लगेगा, फिर मैं उसको खा जाऊं तो फिर यूटरस जो है उसका शेप क्या है, एक इन्वर्टेड पेयर की तरह। तो यूटरस के और भी कुछ नाम होते हैं, कौन से नाम है यूटरस का, एक नाम है हिस्टेरा, एक नाम है मेट्रा, एक नाम है वूम। ये तीन अलग अलग नाम है यूटरस के, हिस्टेरा, मेट्रा एंड वूम, ठीक है। अब ये जो यूटरस है इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है। द 3 पार्ट्स ऑफ यूटरस, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं यूटरस के। सबसे पहला जो पार्ट है यूटरस का वो है फंडस, फिर है कॉर्नुआ और फिर है कॉर्पस, ठीक है। फंडस वाला कौन सा पार्ट होता है, फंडस वाला अपर रीजन होता है यूटरस का, वेयर द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब टेक प्लेस। ये वाला जो रीजन होता है ना यूटरस का, इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये है फंडस वाला रीजन। कॉर्नुआ,
कॉर्नुआ नाम से ही पता चल रहा है अपर कॉर्नर्स होंगे यूटरस के, ठीक है। जो अपर कॉर्नर्स होते हैं ना यूटरस के, उसको हम कॉर्नुआ बोलते हैं। ये वाले जो रीजन्स है, ये है कॉर्नुआ, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो है कॉर्पस। कॉर्पस यानी कि मेन बॉडी ऑफ द यूटरस। मेन बॉडी ऑफ द यूटरस ये वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है वो मेन बॉडी ऑफ द यूटरस है, ऑल्सो नोन एज द कॉर्पस, ठीक है। अच्छा, कॉर्पस नाम तुमने एक और जगह कहीं पर सुना हुआ है, इसको मैं COR कर देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कॉर्नु और कॉर्पस में। कॉर्पस नाम एक और जगह तुमने कहाँ पे सुना है? जब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। तो टेस्टिस के डायग्राम में जब हमने एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ा था, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स बताए थे मैंने। कॉर्पस सबसे पहला कौन सा था? कैप्यूट, दूसरा कॉर्पस एंड कॉडा। कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉडा, ये 3 पार्ट बताए थे मैंने किसके? एपिडिडाइमिस के। तो एपिडिडाइमिस का जो मिडिल वाला पार्ट था, जो कि सबसे बड़ा पार्ट था, मेन रीजन था एपिडिडाइमिस का, उसका नाम भी कॉर्पस था। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पस केवल एक ऐसा नाम है जो कि एपिडिडाइमिस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉर्पस बेसिकली, कॉर्पस का मतलब ही होता है मेन बॉडी, ठीक है। तो कोई भी मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी और उसके मेन बॉडी के बारे में बात करूंगी, उसके कोई अलग की उसके ढेर सारे पोर्शंस हैं और उसका ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम उसका मेन पोर्शन बोलते हैं या मेन बॉडी बोलते हैं, तो हम उसको कॉर्पस का नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने एपिडिडाइमिस में किया, जैसा कि हम अभी यूटरस में कर रहे हैं। तो ये जो यूटरस का जो मैंने लाइट ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ये यूटरस का कौन सा पार्ट है? मेन बॉडी है, मेन पार्ट है, ऑल्सो नोन एज कॉर्पस, ठीक है। तो 3 पार्ट डिस्कस कर ले यूटरस के, फंडस, कॉर्नुआ एंड कॉर्पस। फंडस कौन सा है? अपर पोर्शन है यूटरस का, एक ऐसा अपर पोर्शन जहां पर जस्ट हमारे फेलोपियन ट्यूब एंटर कर रहे हैं यूटरस में। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब ने जस्ट एंटर किया और कहाँ पहुंच गए? फंडस में पहुंच गए, ठीक है। फंडस पार्ट पे पहुंच गए, अपर पोर्शन में पहुंच गए यूटरस के। कॉर्नुआ यानी अपर कॉर्नर्स ऑफ यूटरस, जहां पर फेलोपियन ट्यूब जस्ट एंटर कर रहे हैं। ये तो दिख ही रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब ने एंटर किया और जस्ट एंटर किया, और ये जो कॉर्नर है, जिस कॉर्नर से एंटर किया, उसको हम कॉर्नुआ बोल रहे हैं। फंडस कॉर्नर थोड़ी ना है, ठीक है। फंडस में भी फेलोपियन ट्यूब ही एंटर कर रहा है सबसे पहले, लेकिन कॉर्नुआ एक ऐसा कॉर्नर है जहां से फेलोपियन ट्यूब एंटर कर रहा है। एक ऐसा कॉर्नर जहां से फेलोपियन ट्यूब एंटर किया, ये है कॉर्पस, कॉर्नुआ। यहाँ से फेलोपियन ट्यूब ने एंटर किया, ये कॉर्नर वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ। यहाँ फेलोपियन ट्यूब अंदर जैसे ही और अंदर गया, यहाँ पे उसको मिला फंडस, और जो नीचे वाला इतना बड़ा सा मेन बॉडी वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। तो हमने फंडस डिस्कस कर लिया, कॉर्निया डिस्कस कर लिया और कॉर्पस भी डिस्कस कर लिया। अब ये जो यूटरस है, इसके हमने, ये देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में बनाया, इसमें तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा ओवरी है। ओवरी एक ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू यूटरस से कनेक्टेड है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसमें तुम्हें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जो कि है फिम्ब्रिए। फिर ये है एक एम्पिला वाला रीजन, फिर ये है हमारा इस्थमस रीजन। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब खत्म हुआ और यूटरस में एंटर किया, सबसे पहला जो पोर्शन हमने मीट किया यूटरस का, वो था कॉर्नुआ, यानी कि अपर कॉर्नर्स ऑफ द यूटरस, ये वाला और ये वाला। देखो, क्योंकि दो यहाँ से ओविडक्ट जा रहा है ना, एक ओविडक्ट ये है, एक ओविडक्ट ये है ना, तो हमें कॉर्नुआ भी कितने देखने को मिलेंगे? 2 देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही हम एंटर किए, ठीक है, अपर कॉर्नर्स हमने क्रॉस कर लिया। अब जैसे ही हम एंटर किए, हमें अंदर क्या दिखा? ये वाला पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है? ये अपर पोर्शन है यूटरस का। यूटरस का अपर भाग यानी कि ऊपरी भाग जो है यूटरस का, उसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन हो गया फंडस, यहाँ पे है कॉर्नुआ। अब ये जो बचा हुआ इतना बड़ा सा पोर्शन है, जहां पर सारे के सारे मेन काम होते हैं, यानी कि जो बेबी होता है वो देखो, यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है, इसी मेन बॉडी वाले पार्ट में यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। इसी जगह पर इम्प्लांटेशन होता है, यहीं पर बेबी जो है वो ग्रो करता है, ठीक है।
तो ये तो हमने बात कर लिया मेन बॉडी के बारे में। तो 3 पार्ट्स ऑफ यूटरस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, कॉर्नुआ, फंडस एंड मेन बॉडी। अब ये जो यूटरस है इसके 3 लेयर्स भी होते हैं। क्या होता है? 3 लेयर्स भी होते हैं। कौन से हैं वो 3 लेयर्स? ये यूटरस है, इसका ये आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटेरियम, मिडल जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमीटेरियम, इनर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमीटेरियम। ठीक है, बहुत सारा मीटेरियम हो गया। सबसे बाहरी लेयर पेरीमीटेरियम, मिडल लेयर मायोमीटेरियम, मिडल लेयर मायोमीटेरियम, एम से मिडल, एम से मायो, और सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सा है? एंडोमीटेरियम। ठीक है, सो लास्ट वाला लेयर कौन सा था? पेरीमीटेरियम, मतलब कि सबसे बाहरी पोर्शन पेरीमीटेरियम, मिडल लेयर मायोमीटेरियम यानी कि मिडल लेयर यानी मायोमीटेरियम एम स्क्वायर। ठीक है, और इनरमोस्ट लेयर एंडोमीटेरियम, पेरीमीटेरियम, मायोमीटेरियम, एंडोमीटेरियम, पीएमई। ठीक है, ईएमई। तो सबसे पहले हम पेरीमीटेरियम के बारे में बात करते हैं। देखो पेरीमीटेरियम क्योंकि वो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है यूटरस को। ठीक है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड टू द यूटरस। यूटरस को भी प्रोटेक्ट करता है और जो अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो बेबी ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, उसका भी प्रोटेक्शन कौन करता है? पेरीमीटेरियम। जो सेकेंड लेयर आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मायोमीटेरियम। मायोमीटेरियम का काम क्या है? मायोमीटेरियम बेसिकली रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है ना, तो उसमें तो इस मायोमीटेरियम वाले लेयर में स्ट्रॉन्ग रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। बेबी को डिलीवर करने के लिए, बेबी को पुश आउट करने के लिए ऑब्वियसली यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अगर यूटरस रिलैक्स रहेगा तो बेबी बाहर कैसे निकलेगा? यूटरस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी तो बेबी बाहर पुश आउट होगा। तो वो कौन सा लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है बेबी को बाहर पुश आउट करने के लिए? मायोमीटेरियम का वो लेयर होता है। कौन सा लेयर? मायोमीटेरियम। तुम सोच रहे हो कि एंडोमीटेरियम क्यों नहीं? एंडोमीटेरियम इसलिए नहीं क्योंकि एंडोमीटेरियम का और दूसरा फंक्शन होता है। देखो मायोमीटेरियम और एंडोमीटेरियम बेसिकली दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरह से, बट मायोमीटेरियम का ज्यादा रोल होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है? एंडोमेट्रियम जो है वो इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है वो इनरमोस्ट लेयर है। ये बेसिकली पीरियोडिक साइक्लिक चेंजेस अंडरगो करता है ये वाला लेयर। कैसे चेंजेस? देखो, जब ये जो विमेन होती है वो हर 28 to 29 डेज में मेंस्ट्रुएशन अंडरगो करती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूरा 28 डेज का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है विमेन का, 28 to 29 डेज का। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ढेर सारे चेंजेस अंडरगो करते हैं। ठीक है, वो चेंजेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही आई गेस मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बाद, सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से चेंजेस अंडरगो करते हैं। अभी के लिए देख लो, अभी के लिए यही जान लो कि ये जो अंदर की जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर होती है ना, उसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि फीमेल्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो करती है। ठीक है, पूरी जो 28 डेज 29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना, ये विदर हो जाती है। एक फेज ऐसा आता है जिसमें पूरी विदर हो जाती है, सारे ब्लड वेसल्स अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग सब बाहर निकल जाता है। पूरे के जितने भी ब्लड वेसल्स ने मिलकर इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इतना कुशनी बनाया था, क्योंकि उनको तो लगा था कि फर्टिलाइजेशन होगा, उनको लगा था जाइगोट बन के आएगा, हम जाइगोट को रिसीव करेंगे, लेकिन जाइगोट नहीं बना। ये लोग हो गए दुखी। फिर क्या हुआ, इनमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए, हार्मोनल चेंजेस हुए, जिससे क्या हुआ कि जो अंदर की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, वो बाहर निकल गई। ठीक है, बाहर विदर आउट हो गया। ठीक है, कैसे? जो अंदर पूरी ब्लड वेसल्स वगैरह है वो सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स बाहर निकल जाते हैं ना। ठीक है, तो एक चेंज तो ये हो गया। और भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर निकल गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, तो अब ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है बहुत बुरी हालत में हो गई है। ठीक है, अब इसकी हालत ठीक करनी है। हालत ठीक कैसे होगी? हालत ठीक होगी जब अंदर प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि जो सेल्स है वो रेगुलरली डिवाइड करेंगे और अंदर की लेयर को वापस से ठीक करेंगे। वो हम पूरी बात हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अभी बस इतना काफी है कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है
उसमें वो साइक्लिक चेंजेस अंडरगो करती है, ठीक है। एंड दिस इज द इनर ग्लैंडुलर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, ये बेसिकली एक इनर ग्लैंडुलर लेयर है और ये ग्लैंडुलर सेल्स की बनी हुई है। किसकी बनी है? ग्लैंडुलर सेल्स की बनी है। लर्न कर लो, रट लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, यही कि फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इम्प्लांटेशन का साइट क्या है? इम्प्लांटेशन का साइट है हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटरस। ये जो यूटरस है, यहाँ पर कहीं यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन एक अलग से टॉपिक है इस चैप्टर में, जो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन होता है कि देखो यहाँ पर फेलोपियन, यहाँ पर हमारा एग पड़ा था, यहाँ पर एग पड़ा था और स्पर्म आया और एग को फर्टिलाइज कर दिया, ये बन गया जाइगोट। अब जाइगोट बनके और फर्दर डिवीजन कर करके मोरिला, ब्लास्टिला, ठीक है, और डिवीजन कर करके यहाँ पर ये पहुंच जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड इसी लेयर के अंदर धस जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसी जगह पर कहीं धस जाता है अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट होता है इसका, एम्ब्रियो के फॉर्म में एम्ब्रियो बन जाता है ये, और फिर एक बेबी बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पर ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस इम्प्लांटेशन का साइट क्या था, यही पूछ रहा था कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। इम्प्लांटेशन होता है इस अंदर, सबसे अंदर वाली लेयर में, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटरस। और फिर तीसरा क्वेश्चन है कि साइट वेयर सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अभी मैंने बताया था कि ये जो हमारा ओवरी है, इसके अंदर क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। फिर जब ये ओवरी है, इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बन जाता है, वो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता है और यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे आएगा हमारा स्पर्म। जैसे ही स्पर्म ने टच किया सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, ये स्पर्म्स, जैसे ही स्पर्म ने सेकेंडरी oocyte को टच किया, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। किसमें? ओवम में। अब ये स्पर्म फर्दर पेनिट्रेट करके इसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तो जो साइट है वेयर सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज द ओवरी फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अभी तुमने ग्राफियन फॉलिकल समझ नहीं आया होगा कि ये क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। Next, we shall discuss about the external genitalia of females. बेसिकली देखो, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें लाइक ध्यान से बस सुनना है और एक बार समझ लोगे हो जाएगा, लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस टर्म्स लर्न कर लो, बाकी सब कुछ बहुत ईजी है। देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल सबसे पहले तो कंसिस्ट क्या करती है, ठीक है, उसके अंदर आते क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अगर ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स, सबसे ऊपरी जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। वो एक कुशनी सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है? कुशनी सा स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है, ठीक है। एक बहुत सारे मतलब फैटी टिश्यू से मिल के बना होता है, तो बहुत कुशनी स्ट्रक्चर होता है और वो कवर्ड होता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। क्या होते हैं वहां पर? प्यूबिक हेयर होते हैं और स्किन होता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। जब हम नीचे आएंगे एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में, तो हमें बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। क्या बोलते हैं? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लैबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लैबिया मेजोरा। अब ये जो लैबिया मेजोरा जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये कवर करता है किसको? ये बेसिकली वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, ठीक है। एंड बेसिकली क्या होता है, ये अगर ये हमारा मॉन्स प्यूबिस है, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा एक्सटर्नल, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा लैबिया मेजोरा। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तब बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस सबसे ऊपर पोर्शन होता है, ऊपरी पोर्शन, यहाँ वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो है फैटी टिश्यू का बना होता है और किससे कवर्ड होता है? प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है और स्किन से भी कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है और स्किन से भी कवर्ड होता है। जब हम इसके नीचे एक्सटेंड करते हैं, इसके थोड़ा नीचे आता है, ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, इसके नीचे आता है, यहाँ पर बेसिकली एक इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है वजाइनल ओपनिंग। क्या आता है? वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, कवर करता है, ठीक है। क्या कवर करता है? वजाइनल ओपनिंग। ये है वजाइनल ओपनिंग मान, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है
ये वजाइनल ओपनिंग, तो ये वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। इसके अंदर ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है वो है लैबिया मजोरा, ठीक है, लैबिया मजोरा। लैबिया मजोरा के अंदर एक और फ्लैशी फॉल्स ऑफ टिश्यू होते हैं, उसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लैबिया माइनोरा। उसको मैं येलो कलर से बना रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन के अंदर येलो से बनाया है इसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा, ठीक है। अब ये जो लैबिया माइनोरा है ये क्या है? ये बेसिकली लैबिया मेजोरा के अंदर, अंडर द लैबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैशी फोल्स ऑफ टिश्यू ही है, ये भी फ्लैशी फोल्स ऑफ टिश्यू है, वो भी फ्लैशी फोल्स ऑफ टिश्यू ही थे। ये जो लैबिया मेजोरा है बाहरी पोर्शन है, बाहरी पोर्शन है जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। लैबिया माइनोरा जो है वो अंदरी वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है जो कि लैबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा, और ये भी वजाइनल ओपनिंग को ही कवर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो मैं यहाँ ब्लू कलर से बना रही हूँ, ठीक है, ये क्लिटोरिस होता है। ये जो क्लिटोरिस होता है ना, ये बेसिकली एक सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है एक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, एक फिंगर की तरह दिखता है ये जो क्लिटोरिस है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ठीक है। ये बेसिकली लैबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली प्रेजेंट अबव द टू लैबिया माइनोरा, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के भी ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये यूरेथ्रल ओपनिंग के भी ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर ही मैंने ये वजाइनल ओपनिंग बनाया था डार्क ब्लू कलर से, अरे डार्क, यहाँ पर मैंने बनाया था वजाइनल ओपनिंग डार्क ब्लू कलर से। रेड कलर से मैं बना रही हूँ यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग मानो, ठीक है। ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। क्लिटोरिस को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली लाइबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है क्लिटोरिस जो कि जस्ट लैबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट है और यूरेथ्रल ओपनिंग के भी ऊपर प्रेजेंट है। जो मैंने रेड से बनाया है वो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ब्लू से बनाया मैंने क्लिटोरिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो क्लिटोरिस है ये फीमेल का सबसे हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। इस नेक्स्ट पोर्शन का नाम है हाइमन। हाइमन क्या होता है? ये जो मैंने एक वजाइनल ओपनिंग बताया था तुम्हें, ये जो मैंने डार्क ब्लू कलर से बनाया है वजाइनल ओपनिंग, इसको मैं थोड़ा सा बड़े करके बताती हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़े करके बताती हूँ। ये है हमारा वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये वजाइनल ओपनिंग है, ये बेसिकली वजाइनल ओपनिंग खुला नहीं होता है, ये कवर्ड होता है, ठीक है। किस चीज से कवर्ड होता है? इसको बेसिकली कवर करता है एक बहुत ही ज्यादा थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा थिन मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही होती है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमन, ठीक है। पार्शियली कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको कवर करा जाता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। वजाइनल ओपनिंग कौन कवर करता है? एक मेम्ब्रेन कवर करता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमन, ठीक है। अब ये जो हाइमन है ये बेसिकली ओपनिंग ऑफ वजाइना को पार्शियली कवर करता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स का मतलब पता होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है यानी कि जब फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम penetration होता है, penetration of penis happens inside the vagina of a female when it happens for the first time, तब ये hymen break हो जाता है, ठीक है। ऐसा ये माना जाता है, ठीक है। ऐसा ये माना जाता है कि तब ये हाइमन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये बात सच है कि हाँ होता है, कुछ केसेस में होता है, कुछ नहीं, काफी केसेस में इनफैक्ट होता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ये जो हाइमन है ये ब्रेक हो जाता है जब पीनिस वजाइना में एंटर करता है फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, ऐसे कंडीशंस भी अराइज होते हैं जब फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ये हाइमन ब्रेक नहीं होता, ऐसे भी कुछ कंडीशंस होते हैं। तो हाइमन का ब्रेक होना ऐसा नहीं माना जाता कि ओके हाइमन अगर ब्रेक हो गया तो ये इंसान एक वर्जन नहीं है, अगर हाइमन ब्रेक नहीं हुआ तो इंसान एक वर्जन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाइमन और भी अलग अलग रीजन से ब्रेक हो जाता है, जैसे कि अगर कोई हॉर्स राइडिंग करता है, ठीक है, उस केस में भी हाइमन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। जब इंसान स्विमिंग करता है उसमें भी हाइमन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइकिलिंग में भी इनफैक्ट, तो काफी सारे ऐसे
कंडीशंस होते हैं जिसमें हाइमन इंटरकोर्स के बिना ही ब्रेक हो जाता है और या फिर इंटरकोर्स के बाद भी ब्रेक नहीं होता है। तो हाइमन का ब्रेक होना एक इंसान की वर्जिनिटी डिफाइन नहीं करता। ठीक है, ये है डायग्राम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, मॉन्स प्यूबिस, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। अब ये मॉन्स प्यूबिस तो पता चल गया। अब देखो लैबिया मेजोरा मैंने बताया था जी, ये बाहर वाला पोर्शन है। ये जो मैंने बाहर वाला पोर्शन बताया था, दिस इज नथिंग बट लैबिया मेजोरा। ये वाला बाहर वाला, आई एम सॉरी, ये वाला तो लैबिया माइनोरा। ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है ना, लाइट ब्लू कलर से बता देती हूँ, ये वाला और ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नथिंग बट लैबिया मेजोरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है। जब हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर लैबिया मेजोरा के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस इज नथिंग बट लैबिया माइनोरा। व्हाट इज इट? इट इज लैबिया माइनोरा, जो मैंने येलो से बनाया। ठीक है, लैबिया माइनोरा के ऊपर मैंने क्या बताया था, लैबिया माइनोरा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्लिटोरिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लैबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये हमें दिख रहा है क्लिटोरिस, ये हमें दिख गया क्लिटोरिस। ठीक है, कैसा सा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लिटोरिस दिख गया। अब और क्या देखा था हमने? हमने देखा था, हमने ये बताया था कि ये जो क्लिटोरिस है ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि ये जो लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा है ये वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। तो ये हमारा वजाइना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज वजाइना एंड दिस इज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, क्या है ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज नथिंग बट यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ रुको मैं पॉइंटर से बताती हूँ। दिस इज वजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर इज क्लिटोरिस एंड वजाइनल ओपनिंग को कवर कौन कर रहा है? एक तो ये कवर कर रहा है, कौन सा है पोर्शन है ये? दिस इज लैबिया माइनोरा। और वजाइनल ओपनिंग को और कौन कवर कर रहा है? लैबिया मेजोरा भी कवर कर रहा है। ठीक है, लैबिया माइनोरा भी कवर कर रहा है, लैबिया मेजोरा भी कवर कर रहा है। यहाँ पर एनस प्रेजेंट, एनस नॉट एनस प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? मॉन्स प्यूबिस के बारे में डिस्कस कर लिया, लैबिया मेजोरा, ये लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, फिर हमने क्लिटोरिस भी डिस्कस कर लिया, फिर हमने वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग भी डिस्कस कर लिया। वजाइनल ओपनिंग को कौन कवर करता है? हाइमन कवर करता है। ठीक है, एक पार्शली कवर करता है, एक थिन सी मेम्ब्रेन है जो कि वजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर करती है, उसको हम बोलते हैं हाइमन। ठीक है, यहाँ पर हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म होता है। नाउ वी शैल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आगे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैमरी ग्लैंड। ठीक है, मैमरी ग्लैंड का जैसे आप डायग्राम अपने स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं, इसी मैमरी ग्लैंड के बारे में हमें बात करनी है। फीमेल्स में जो मैमरी ग्लैंड है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी दो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड्स, और उनको हम बोलते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, इनका ये साइंटिफिक नेम होता है ब्रेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इन ब्रेस्ट में क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन? मिल्क का प्रोडक्शन होता है बेबी को फीड करने के लिए, बॉर्न बेबी को फीड करने के लिए मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये मिल्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो कि इन मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं, देखो ये एक पूरा मैमरी ग्लैंड है। ठीक है, एक मैमरी ग्लैंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये फैट के टिश्यूज है। ठीक है, यहाँ पर देयर इज मैमरी लोब, there is mammary alveolus, there is mammary duct, there is mammary ampulla. ठीक है, and there is a lactiferous duct over here, there is areolar over here, there is nipple over here. या तो ये सारे तो बेसिकली वही मैंने नाम पढ़ दिए, जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो मैमरी लोब जो है, ये जो मैमरी लोब है, दिस एंटायर थिंग इज मैमरी। ये जो मैमरी लोब है ये सारा का सारा क्या है? मैमरी। ये मैमरी लोब जो है जिस प्रकार के सेल्स से बनता है उन सेल्स को हम बोलते हैं एल्वियोला। क्या बोलते हैं? एल्वियोला। यहाँ पे मैं लिखा है मैमरी एल्वियोलस। मैमरी एल्वियोलस इज नथिंग बट एल्वियोला एक ब्रॉड टर्म है। क्या टर्म है? ब्रॉड टर्म है एल्वियोला।
इतने सारे एल्वियोलाज में से एक, जब हम एक को अगर हम कंसिडर करें तो मैं उसे एल्वियोला नहीं एल्वियोलस बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? एल्वियोलस। मैमरी एल्वियोलस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैमरी ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो मैमरी लोब है उसके एक वो कौन से टाइप के सेल्स का बना है मैमरी लोब? मैमरी एल्वियोलस, यानी एल्वियोला नाम के सेल से बना है मैमरी लोब। ये जो एल्वियोलस है या मैमरी एल्वियोला है, इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है इन मैमरी एल्वियोलस के अंदर या एल्वियोला के अंदर। इन मैमरी एल्वियोला के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि मिल्क को स्टोर कर लेगा? ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस हो गया, अब उस मिल्क को स्टोर भी तो करना है। मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद मैमरी एल्वियोलस के अंदर जो एल्वियोलर कैविटीज होती हैं, उन कैविटीज के अंदर मिल्क स्टोर हो जाता है। ठीक है, एल्वियोलर कैविटीज के अंदर कौन स्टोर हो जाता है? मिल्क स्टोर हो जाता है। वो मिल्क मैमरी एल्वियोलस में एल्वियोलर कैविटी में स्टोर हो गया। अब एल्वियोलर कैविटी में स्टोर होने के बाद अब उसे बाहर निकलना है। ठीक है, मिल्क को क्या कहाँ निकलना है? बाहर निकलना है। अभी तुम सोचोगे क्या ये मिल्क का प्रोडक्शन सारा टाइम होता है? नहीं, विमेन में मिल्क का प्रोडक्शन सारा टाइम नहीं होता है, केवल उस समय होता है जब वो विमेन प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, क्योंकि उस समय उसके बॉडी में वो पर्टिकुलर हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उन हॉर्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन जब होता है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस समय जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर होता है? मैमरी एल्वियोलस यानी एल्वियोलर कैविटी के अंदर वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो मैमरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई जो होते हैं, एल्वियोलस जो ये सेल्स हैं, ये किसके पार्ट हैं? ये मैमरी लोब के पार्ट है। ठीक है, मैमरी लोब जो है, इतना सारा मैमरी लोब, उसके ढेर सारे सेल्स हैं। ठीक है, उसका एक सेल उठा लो, दैट इज नथिंग बट एल्वियोलाई। ठीक है, और वो जो एल्वियोलाई है उसके अंदर होती है एल्वियोलर कैविटी जिसके अंदर मिल्क स्टोर है। ठीक है, अब ये जो मिल्क जो कि एल्वियोलाई में स्टोर हुआ है, ये बाहर निकलना चाहता है। अब इट वांट्स एन आउट। ठीक है, इट वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस मैमरी ग्लैंड। ठीक है, अब जो बेबी है उसको फीड करना है, तो बेबी को अगर जब हमें फीड करना होगा तो फिर वो तो फिर बेसिकली वो बाहर कैसे निकलेगा? यहाँ पर वो प्रोड्यूस हुआ, मैमरी एल्वियोला में प्रोड्यूस हुआ, अब वो बाहर निकलेगा तो इसके थ्रू पहले ट्रैवल करेगा। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट, देखो ये सबसे पहले वो इसके थ्रू ट्रैवल करेगा, इनके थ्रू। ठीक है, दिस इज नथिंग बट मैमरी डक्ट। किसके थ्रू ट्रैवल करेगा? मैमरी डक्ट। जब वो मैमरी डक्ट के बाहर आ जाएगा, देखो ये सारी चीजें मैमरी डक्ट, ये मैमरी डक्ट, ये मैमरी डक्ट, ये मैमरी डक्ट, ये सारे यार मैमरी डक्ट जो प्राइमरी ब्रांचेस निकल रही है ना यहाँ से, दीज आर नथिंग बट मैमरी डक्ट। अब ये सारी मैमरी डक्ट जो है ये मिल के यहाँ पर मिल रही है, कहीं यहाँ मिल रही है, ये वाली मैमरी डक्ट्स मिल के कहीं यहाँ मिल रही है। तो जिस जिस जगह पे ये सारी मैमरी डक्ट्स मिल रही हैं, अब मिल्क मैमरी डक्ट से होकर यहाँ पहुंचेगा, उस जगह पर जहाँ पे ढेर सारी मैमरी डक्ट्स आकर मिल रही है। ये कौन सी जगह है? दिस इज नथिंग बट मैमरी एम्प्यूल। ठीक है, मैमरी डक्ट के बाद आ गया मैमरी एम्प्यूला, वो वाली जगह जहां पर सारे मैमरी डक्ट्स आकर मिल रहे हैं। अब मिल्क और आगे जाएगा और आगे जाएगा, यहाँ जाएगा। अब जितने भी मैमरी एम्प्यूला थे, जिस जगह पे वो सारे मैमरी एम्प्यूला आकर मिल रहे हैं, अब वो वाली जगह पे आ जाएंगे। कौन सी जगह है जहां पर सारे मैमरी एम्प्यूला मिल रहे हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। सबसे पहले तो हमने देखा कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर होता है? हमने देखा कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है मैमरी लोब के सेल्स में, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के कैविटी में वो मिल्क स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब एल्वियोलाई कैविटी में स्टोर हो गया। अब एल्वियोलाई के बाद ये जो मिल्क है जाता है आगे, कहाँ जाता है? सबसे पहले तो मैमरी डक्ट में जाता है, ये वाले मैमरी डक्ट होते हैं। फिर ये जितने भी मैमरी डक्ट होते हैं ये एक जगह पे मिलते हैं, सारे के सारे एक जगह पे नहीं मिलते हैं, अलग अलग इन्होंने अलॉट किए हैं। जैसे एक बार यहाँ पर 3 मैमरी डक्ट्स आकर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 मैमरी डक्ट्स आकर यहाँ मिल रहे हैं, तो ये वाला जो चीज हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज नथिंग बट मैमरी एम्प्यूला। तो मैमरी डक्ट से होकर मैमरी एम्प्यूला में मिलते हैं। मैमरी एम्प्यूला के भी फिर वो मिल्क आगे जाते हैं, तो मैमरी एम्प्यूला के आगे जाकर ये इतने सारे, इस मैमरी एम्प्यूला से भी मिल्क आ रहा है, इस मैमरी एम्प्यूला से भी मिल्क आ रहा है, इस मैमरी एम्प्यूला से भी मिल्क आ रहा है, इस मैमरी एम्प्यूला से भी मिल्क आ रहा है। तो 4 जगहों से मिल्क आ रहा है। ठीक है, ये सारी 4 जगहों से जो मिल्क आ रहा है वो एक जगह पर आकर मिलता है, इस जगह को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और इसमें मिलने के बाद जो मिल्क है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, किसके थ्रू बाहर निकलता है? इस जगह के थ्रू बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं निपल। क्या बोलते हैं? निपल। अच्छा, जो निपल होता है फीमेल्स में, बेसिकली उस निपल के अराउंड एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द निपल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द निपल, उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोलार, जो कि ब्राउन टू रेडिश ब्राउन टू डार्क ब्राउन
लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन में उसका जो कलर है वो वेरी करता है। मेरे को यहाँ पे ब्राउन कलर नहीं दिख रहा है, मैं ये बना देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो निपल होता है, इट इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया से कवर्ड होता है। बेसिकली जो एरिया होता है निपल के अराउंड, दैट इज पिगमेंटेड, ठीक है। वो जो पिगमेंटेड एरिया होता है उसको हम एरियोलार बोलते हैं। जो पूरा एरिया है इट इज पिगमेंटेड, ठीक है। और इस एरिया को हम बोलते हैं एरियोलार। क्या बोलते हैं? एरियोलार बोलते हैं। और ये जो एरिया होता है सर्कुलर होता है, पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन होता है ये। तो ये तो हमने मैमरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन यहाँ पर खत्म कर दिया है। मैमरी ग्लैंड के बारे में मैंने जितना बताया वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स, सो जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है मैमरी ग्लैंड इन फीमेल्स आर कॉल्ड ब्रेस्ट। ये जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो ब्रेस्ट हैं ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। तो ये जो ब्रेस्ट है ये ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी कंटेन करता है। फैट्स मैंने बता दिए थे, राइट। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है वो 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। जो मैंने मैमरी लोब्स बताए थे बेसिकली वो कुछ नहीं थे, वो थे ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या थे? ग्लैंडुलर टिश्यू। यही ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं मैमरी लोब्स में। और ये जो मैमरी लोब्स हैं, कितने मैमरी लोब्स में डिवाइड होते हैं? 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इन मैमरी लोब्स के जो सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं मैमरी एम्प्यूला, सॉरी मैमरी एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? मैमरी एल्वियोलस। इस मैमरी, ये जो मैमरी एल्वियोलस के सेल्स होते हैं उनके जो कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलार कैविटी, उस कैविटी के अंदर क्या होता है? मिल्क स्टोर हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ लिखा हो रहा होता है, यहाँ पर मैंने वो सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जो ये एल्वियोलाई है ये कहाँ पर ओपन होता है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। फिर उसके बाद ये जो मैमरी ट्यूब्यूल्स है मिलकर क्या बनाते हैं? मैमरी डक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। फिर मैमरी मिलके ये सारे मैमरी डक्ट्स जो है क्या बनाते हैं? मैमरी एम्प्यूला बनाते हैं। और फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट में आके मिलते हैं और फिर जो मिल्क है वो बाहर की तरफ सक्ड आउट हो जाता है थ्रू निपल, ठीक है। और ये जो निपल है इट इज सराउंडेड बाय सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोलार। आई एम सॉरी, जो निपल है इट इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया जिसका नाम है एरियोलार। एंड ये जो एरियोलार है इसका जो कलर है वो वेरी करता है लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है। तो हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ तक फिनिश कर दिया है। अब चैप्टर में केवल गेमेटोजेनेसिस बचा है और वो बचा है मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा है, प्रेगनेंसी वाला पार्ट बचा है और पार्चुरेशन वाला पार्ट बचा है, ठीक है। सो वीडियोस आगे देखते रहिए एंड सिलेबस खत्म करते रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। थैंक यू।